Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. I hope you are all good and doing well in स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स अब जो न्यूटन का दूसरा कानून है वो ये हमें ये बताता है कि जो फोर्स होती है वो जिस्म की हालत को ही नहीं बदलती बल्कि वो जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन को भी पैदा करती है। ये जो सेकंड वाला लॉ है ये फर्स्ट लॉ का लॉजिकल एक्सटेंशन है और ये हमें जो है क्वांटिटेटिवली तौर पर फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के दरमियान जो ताल्लुक है उसको समझाता है। तो चलिए इसका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कि अगर किसी जिस्म पर कोई वेलोसिटी, कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो तब्दील या चेंज नहीं होती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे तो ये इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं और ये हमें बताता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी है वो उस वक़्त तक कांस्टेंट रहेगी जब तक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो होगी। यानी ऑब्जेक्ट जैसे पहले बताया कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। The second law deals with the acceleration produced in a body when a net force acts upon it. दूसरा कानून हमें स्टूडेंट्स ये बता रहा होता है कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होती है जब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। अब ये लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अमल करती है तो वो अपनी मोशन को चेंज करता है और ये जो चेंज होता है ये हमेशा एक्सेलरेशन की सूरत में पैदा होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक्सेलरेशन जो होता है वो स्पीड में चेंजिंग की वजह से पैदा होता है। स्पीड में चेंजिंग आ रही हो तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो उसकी स्पीड या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल जो है वो या तो रेस्ट में है या स्लो मूव कर रहा है तो हम उसको पाँव से किक करते हैं तो उससे क्या होगा तो जो वो फुटबॉल है वो मूव करना शुरू हो जाएगा या उसकी स्पीड तेज़ होगी। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उस फुटबॉल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुई है। तो एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट उस डायरेक्शन में पैदा हुई है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है। यानी जिस डायरेक्शन में हम पाँव से किक करेंगे उसी डायरेक्शन में जो फुटबॉल है वो तेज़ी के साथ मूव करता हुआ चला जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि उस डायरेक्शन में जो है वो पैदा होगी जिस डायरेक्शन में हम जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। इफ़ आ नेट फोर्स, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिए, इसको हाईलाइट भी कीजिए कि इफ़ आ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, कि अगर किसी भी जिस्म के ऊपर एक जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है तो इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जो है उस बॉडी को एक्सेलरेट कर देती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब फोर्स जो होती है वो हमेशा मोशन को इन्फ्लुएंस करती है यानी मोशन को चेंज करती है। अगर तो ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जो है अपनी मोशन को रोक देगा या अपनी मोशन को बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ा देगा जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो यही बेसिक आइडिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उस बॉडी की स्पीड तेज़ हो जाएगी या एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगाते हैं। The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of force and is inversely proportional to the mass of the body. अब यहाँ पर स्टूडेंट दो उसने जो है ताल्लुक बताए हैं। एक बताया है कि जो वो वाली जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है फोर्स को लगाने की वजह से वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस मास के उस बॉडी के मास पे जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी जब कोई ये इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जब कोई चीज़ बटे के नीचे आ जाती है तो उन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। तो ए का जो एफ के साथ है वो डायरेक्टली रिलेशन है और एम के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ए इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ओवर एम के। तो जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से इक्वल और कांस्टेंट आएगा। ये फिजिक्स के अंदर रूल है कि जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह दो चीज़ें आती है, एक आता है इज इक्वल वाला साइन और दूसरा आता है कांस्टेंट वाला साइन।
तो देखते हैं, इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ऑफ एम एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए, देन द सेकंड लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज। यानी जब एक फ़ोर्स किसी बॉडी के ऊपर अमल करती है तो उस बॉडी का जो मास है वो m है, तो उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन a पैदा हो, तो तब हम सेकंड लॉ को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये उसने लिखा है कि a डायरेक्टली रिलेशन है f के साथ और a इन्वर्सली रिलेशन है m के साथ। जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो आएगा f ओवर m। तो डायरेक्टली वाले साइन को हटाकर हमने इज इक्वल कांस्टेंट लिखे दो चीज़ें। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल आ गई। अब इसको आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट के फ़ोर्स के साथ जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्टली रिलेशन है और मास के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब इसका क्या है कि अगर हम फ़ोर्स को बढ़ाएँगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी और अगर हम मास को बढ़ाएँगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब क्या कि जितनी फ़ोर्स ज़्यादा होगी उतनी बॉडी के अंदर स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। यानी अगर हम जो है पाँव के साथ किसी फुटबॉल को किक करते हैं आहिस्ता से, तो बॉल थोड़ी-सी दूर जाके रुक जाएगा, यानी उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन उसकी स्पीड इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ज़ोर से जो है फ़ोर्स लगाते हैं फुटबॉल के ऊपर, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा देर तक मूव करता रहेगा। इसी तरह जो अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट एक बाईसाइकिल है, उसको अगर धक्का लगाया जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी एक्सेलरेशन उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन अगर उतनी ही फ़ोर्स अगर हम बड़े ट्रक पर लगाएँ तो ट्रक को उस फ़ोर्स से कुछ भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे हमने 2 रिलेशन पढ़े कि फ़ोर्स को बढ़ाने की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ता है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन में है, और अगर मास को बढ़ाएँगे तो एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन में है। आगे देखिए, according to the SI unit, if mass is equal to 1 kg and A is equal to 1 meter फी सेकंड स्क्वायर, then F is equal to 1 n। यानी अगर हम मास को 1 किलोग्राम की इक्वल कर दें और एक्सेलरेशन को अगर हम 1 कर दें, तो जो हमारे पास F है वो 1 हो जाए, तो फिर क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी 1। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर हो। अब यहाँ पे उसने कहा है कि अगर हम मास को भी 1 कर दें और अगर हम एक्सेलरेशन को भी 1 कर दें, एफ़ को भी 1 कर दें, तो जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी 1 आएगी। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने कांस्टेंट की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास जो सिंपल आ गई इक्वेशन वो ये आ गई कि अब यहाँ पे उसने स्टूडेंट हर एक की जगह 1 को पुट किया है। अगर हम मास को 1 करेंगे, ए को 1 करेंगे और एफ़ को 1 करेंगे, तो हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो भी 1 होगी। तो इसलिए हमने कांस्टेंट की जगह यहाँ पे 1 पुट किया और एफ़ और एम आ गया, इसलिए जब एफ़ को इधर लेकर आएंगे तो एम ए हो जाएगा। अब ये फाइनल इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये इक्वेशन हमें ये बता रही होती है कि जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। यानी अगर जो है मास ज़्यादा होगा तो फ़ोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फ़ोर्स ज़्यादा होगी। यानी ये दोनों जो हैं वो एक-दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में हैं और ये किस तरह फ़ोर्स के ऊपर असर डाल रहे होते हैं, ये इक्वेशन हमें बताती है। ये फाइनल इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये फार्मूला जो है आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ये आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके अंदर भी ये यूज़ होगा, इसलिए इसको प्रॉपर हाइलाइट कर लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। कहता है कि जो फर्स्ट लॉ था वो हमें डेफिनेशन बता रहा था फोर्स की, कि वो क्या डेफिनेशन थी, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, के जो फोर्स है वो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन को पैदा करती है। यानी जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगी तो वो उस मोशन को चेंज कर देगी। मोशन को किस तरह चेंज करेगी, या वो उसकी स्पीड को कम कर देगी या बढ़ा देगी। तो स्पीड के अंदर जो चेंजिंग्स आती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसीलिए फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को पैदा करेगी। ये हमने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था। अब सेकंड जो लॉ है, बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन कैलकुलेट द मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नाउन मास। अब यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट कि हम दूसरे कानून के मुताबिक हम मैथमेटिकली तरीके से जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फोर्स चाहिए होगी किसी भी बॉडी के अंदर जो है एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, कितनी फोर्स जो है वो चाहिए होगी हमें, और कितने मास पर और कितनी एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो ये कानून स्टूडेंट हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कार जो है
हो और उसका जो मास है वो हमें मौजूद हो, और हमने ये जानना है कि जो है कितनी फ़ोर्स लगेगी उस कार को एक्सेलरेट करने के लिए। तो हम ये वाला फ़ार्मूला लगाएँगे सिंपल, F इज़ इक्वल टू ma, इसमें जो है हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इसकी वज़ह से हम जो है वो आसानी से उसके रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। तो पता चला कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो इस जिसकी इक्वेशन क्या है, F इज़ इक्वल टू ma, ये हमें ये बता रहा होता है कि हम इसकी मदद से हम फ़ोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम उसका मास और एक्सेलरेशन को पुट करेंगे तो हम उसको फ़ोर्स को निकाल लेंगे जो कि दरकार होगी किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। आगे देखिए, द एसए यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। अब यहाँ पे जो यूनिट बताया गया है फ़ोर्स का, वो बताया गया है न्यूटन। न्यूटन स्टूडेंट न्यूटन जो है वो फ़ोर्स का एक बेसिक यूनिट है, और फ़ोर्स जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बेसिक चीज़ है फ़िज़िक्स के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली, जिसको हम डेली बेसिस में भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं इस टर्म को। तो इसलिए जहाँ पे भी फ़ोर्स को आपने कैलकुलेट करना है वहाँ पर उसको यूनिट हमेशा न्यूटन यूज़ करना है। अब यहाँ पे उसने न्यूटन की डेफिनेशन बताई है कि 1 न्यूटन इज़ द फ़ोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। यानी जो 1 न्यूटन है उसकी अब यहाँ पे डेफिनेशन की गई है कि 1 न्यूटन जो वो वाली फ़ोर्स होती है जो 1 किलोग्राम वाले मास में 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा कर दे। यानी हमने यहाँ पे अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन हमने इसी फार्मूले को देखते हुए की है कि 1 न्यूटन वो वाली फ़ोर्स है जो लगाई जाए जो 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 मीटर फ़ी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इस तरह लिखते हैं, 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड स्क्वायर। तो ये था टॉपिक, आई होप कि समझ आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। और उसके आगे एक छोटा-सा सब टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, तो उसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। आइए जी नेक्स्ट पेज 60 पेज नंबर पर इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे अब इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी बताया गया है, यानी कि स्पीड के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का क्या असर होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब किसी भी जिस्म पर फोर्स लगती है तो उसकी जो स्पीड है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते भी होंगे। ये जो तब्दीली होती है ये रफ्तार के बढ़ने में, घटने में या उसकी डायरेक्शन बदलने की सूरत में हो सकती है। यानी जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाई जाती है, जैसे फुटबॉल को मूव करवाने के लिए फोर्स लगाई जाती है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाई जाती है। फुटबॉल की जो एग्जांपल है इसलिए ज़्यादा यूज़ की जाती है ताकि सारे बच्चों को जो है इजीली समझ आ के सके, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसलिए बार बार इसको यूज़ किया जा रहा है। सो ये जो यही वजह होती है कि जो फोर्स होती है सिर्फ मूवमेंट को शुरू करने के लिए या रोकने वाली मॉडिफिकेशन वाली चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये किसी जिस्म की जो यही वजह है कि जो फोर्स होती है सिर्फ मूवमेंट को शुरू करने वाली या रोकने वाली चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी जिस्म की जो स्पीड होती है उसको भी मॉडिफाई कर सकती है। यानी ये सिर्फ स्टार्ट या स्टॉप नहीं करवा सकती, बल्कि स्पीड को कम या ज़्यादा या उस बॉडी की जो स्पीड है उसको मॉडिफाई भी कर सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो tells that a force can change the velocity of a body by producing the acceleration or deceleration in it। यानी जो न्यूटन का दूसरा लॉ है ये हमें ये भी बताता है कि जो फोर्स होता है किसी भी जिस्म की रफ्तार को बदल सकती है, और वो जो रफ्तार बदलना होता है वो किस तरह से, या तो एक्सेलरेशन की सूरत में या वो डिसेलरेशन की सूरत में। अब आप एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के अंदर फ़र्क को प्रॉपर्ली तौर पर इसको समझ लें कि अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी की स्पीड तेज़ हो, यानी एक फैक्टर आ जाता है तेज़ हो, बढ़े, तो फिर उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। लेकिन अगर फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी की स्पीड कम हो जाए या वो बॉडी जो है वो स्लो मूव करना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर डिसेलरेशन आया है। यानी अगर हम जो छोटा बाईसाइकिल होता है उसको अगर हम धक्का दे मूव करवाएं
तो वो उसकी स्पीड तेज़ हो तो हम कहेंगे कि ये जो है इसने एक्सेलरेशन को जो है वो एक्सेस किया है। लेकिन अगर फ़ोर्स लगा के हम उसको रोकने की कोशिश करें, यानी हमने उसकी स्पीड को स्लो किया है, तो उसको हम कहेंगे डिसेलरेशन। इसी तरह जैसे एक गाड़ी जा रही है रोड पर, अगर उसकी जो स्पीड है वो 40 से 50 हो गए, तो हम कहेंगे कि इसने जो है एक्सेलरेशन को जो है वो एक्सेस किया है। लेकिन अगर उसकी स्पीड 60 से 40 आ रही है, यानी स्पीड लो हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर डिसेलरेशन आया है। यानी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का जो डायरेक्टली ताल्लुक होता है वो स्पीड के साथ होता है। अगर तो स्पीड कम हो रही है तो वो डिसेलरेशन है, और अगर तो स्पीड ज़्यादा हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है। एज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें जो है हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी स्टडी कर रहे होते हैं। जैसा कि आप वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्टडी करे। सो द चेंज में बी इन इट्स द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इन बोथ ऑफ दम। इसीलिए अगर हम जो है चेंज करें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या चेंज होंगे या दोनों ही एक साथ चेंज हो रहे होंगे। यानी यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो रफ्तार भी चेंज हो रही होती है साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी। स्टूडेंट्स, आप इस तरह देख लें कि आप एक गाड़ी में सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और तो सिर्फ जो स्पीड की मिकदार है वो बदलती है। अगर गाड़ी टर्न लेती है या मोड़ को काटती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, चाहे उसकी जो रफ्तार है या स्पीड है मिकदार वही रहे। और अगर आप एक साथ जो है मोड़ को काटें या टर्न लें और रफ्तार भी बढ़ाएं तो मिकदार और सुमत दोनों जो है वो बदल जाते हैं। ऐसा होता है कि जो मोड़ को काटने के लिए हमें जो स्पीड वो गाड़ी की हमेशा कम करनी पड़ती है। अगर स्पीड वैसी ही रखेंगे तो फिर वो थोड़ा जो है वो जो लॉस आ सकता है। इसलिए जब भी हम गाड़ी की स्पीड को स्लो करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन में भी कभी-कभी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। कभी मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसका वेलोसिटी का, तो कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या कभी दोनों एक साथ ही चेंज हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि इस पर जो फ़ोर्स होती है वो ना सिर्फ़ जो फ़ोर्स होती है वो ना सिर्फ़ वेलोसिटी को कम करती है, बल्कि उसकी जो बॉडी होता है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर भी असर डालती है। तो ये हमने देखा कि फ़ोर्स का क्या असर पड़ता है वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि वो उसको कम भी कर सकती है, उसको ज़्यादा भी कर सकती है, बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकती है। सो ये था स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो समझ आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।